नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग संघीय कार्यपालिका के आज अंतिम चरण में हैं और इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ की मंत्रिपरिषद को कंप्लीट कर चुके हैं और उससे संबंधित या कार्यपालिका का जो अंतिम अंग है उसकी संरचना का वो क्या है, भारत का महान्यायवादी। तो आज हम किसके बारे में देखेंगे? भारत के महान्यायवादी के बारे में। इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है कि जो भारत का महान्यायवादी है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है या इसका परिचय क्या है। तो अगर आप बेसिक तरीके से इसके परिचय को जान जाओगे तो इससे रिलेटेड ही ज़्यादातर सवाल आते हैं और मैं दावा करता हूँ कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक होने के बावजूद भी इसका एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो इस तरीके का आता है कि हमने सारा पढ़ा हुआ तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी वर्डिंग के हिसाब से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमारा आता हुआ सवाल हमसे गलत हो जाता है। तो आपका वो सवाल आपसे गलत ना हो, वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसके लिए इसको कई भागों में तोड़ करके देखेंगे। तो इसके लिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो संवैधानिक प्रावधान, एक योग्यताएं, एक कार्यकाल और एक इसकी पावर्स या इसके कार्य क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जा रही है तो दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो भाग 5 में किया गया है और संघीय कार्यपालिका का ही अंग कौन है? महान्यायवादी है। तो अगर भाग की आपसे बात पूछी जाए कि किस भाग में इसका प्रावधान किया गया है तब आपको क्या बताना है? भाग 5 बताना है। और महान्यायवादी से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका वो अनुच्छेद कौन सा है? 76 है कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसी के अंतर्गत हम इसके सारे पॉइंट्स देख लेंगे। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। दूसरा सवाल आपका यह बन सकता है यहां पर कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो अगर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर रहा है तो यह किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति चाहे तब इसको इसके पद से हटा सकता है। दूसरी बात आती है इसके परिचय की। ये तो हो गया संवैधानिक प्रावधान। परिचय का मतलब क्या है कि परिचय में ये है कि ये जो महान्यायवादी होता है ये होता क्या है, कौन है ये, ऐसी क्या बला है जिसके लिए संविधान में एक अलग विशेष पद का प्रावधान कर दिया गया। तो इसको समझने के लिए देखिए, महान्यायवादी देश का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है जो सरकार को विधि मामलों में से संबंधित या कानूनी मामलों से संबंधित सलाह मशवरा देता है। ठीक है, अगर ये आ जाए कि बताइए महान्यायवादी क्या है तब क्या कहोगे? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी या लॉ ऑफिसर। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के मामले में देखा जाए, पूरे भारत के लेवल पर देखा जाए तो पूरे इंडिया का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार को ऐसे विषयों पर सलाह देता है, यानी कि विधि के मामलों से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा उसको सौंपे गए हों। तो मैं इसको भी यही नोट कर देता हूं कि ये सरकार को विधि के ऐसे मामलों पर सलाह देता है
जो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उसे सौंपे गए हों। देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहां पर वनडे एग्जाम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से, कि भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 76 में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये देश का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत सरकार को विधि मामलों में सलाह देता है, और ऐसे विधि मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति को उसके द्वारा सौंपे गए हों। तो ये तो हो गया इसका परिचय और प्रावधान। अब इसके बाद में एक बात आती है इसकी योग्यताओं की। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी वो व्यक्ति बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। देखिए, दो शब्द हैं, मुख्य न्यायाधीश और केवल न्यायाधीश। यहाँ न्यायाधीश की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगी वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। अगला पॉइंट आता है आपका कार्यकाल, कि महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कई बच्चे 62 साल लगा देते हैं या 5 वर्ष लगा देते हैं, कोई 6 वर्ष या 65 साल लगा देते हैं। तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देखिए जो महान्यायवादी होता है इसके कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि इसका कार्यकाल अनिश्चित, या ये अनिश्चित लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि इसके कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनिश्चित का मतलब हो जाता है कि वो तो कब तक भी रह सकता है, लेकिन निश्चित सीमा का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया, ये शब्द इसके लिए उचित होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके कार्यकाल की जो समाप्ति है वो किन किन आधारों पर की जा सकती है। ये पॉइंट भी यहीं पर देखना है, जो कार्यकाल की समाप्ति होती है ये किन किन आधारों पर होगी। देखिए, पहला कारण तो ये है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति चाहे तब इसको इसके पद से मुक्त कर सकता है। तो पहला तो आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अगर ये स्वयं ही अपना त्याग पत्र किसको दे दे, राष्ट्रपति को दे दे, तो यहां एक सवाल और क्या बन जाएगा कि भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ये अपना त्याग पत्र दे दे तो अपने पद से मुक्त हो सकता है। किसको देगा त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं होता, कि तीसरा आधार ऐसा क्या है कि जो इसके कार्यकाल को ही समाप्त कर देता है। मैंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब आपको समझाया था तो उसमें एक पॉइंट बताया था कि जब सरकार गिर जाती है, या ये कह सकते हैं कि सरकार जब लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तो प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, या लोकसभा का विघटन हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ये कई आधार थे उसके भंग होने के।
तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जब सरकार खुद त्यागपत्र दे देती है अपना, सरकार गिर जाती है, सरकार विश्वास खो देती है, उसके बाद में जैसे ही सरकार गिरेगी, सरकार अपना, या ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी अगर त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी, और मंत्रिपरिषद के समाप्त होने पर या मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर। यानी कि ये कह सकते हो कि जब सरकार अपना त्यागपत्र दे देती है या सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इसका भी कार्यकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि इसके कार्यकाल की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक पूछिए, कोई डर नहीं है। जितना ज़्यादा पूछोगे आपके कन्फ्यूजन उतने ही मिटेंगे और सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो उतनी ही ऊपर चढ़ते जाओगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब तक आपके मन में डाउट नहीं आएगा, एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो पढ़ता है अधिक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में वही रहता है। इसलिए पढ़िए, कन्फ्यूजन में रहिए और उस कन्फ्यूजन को मिटाइए। एक बार अगर आपका कन्फ्यूजन मिट गया किसी भी चीज़ को लेकर के, अच्छे तरीके से आपने कोई चीज़ पढ़ ली, तो जिंदगी भर आपको दोबारा वो विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम आपको ये सब्जेक्ट इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको इसको भविष्य में किसी कोचिंग क्लासेज में, किसी ऑनलाइन क्लास में दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो अब हमारा एक आखिरी बिंदु और रह गया है, इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका कार्यकाल क्या होता है, सॉरी शक्तियां, पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इसकी पावर्स में आपको इतना सा याद रखना है कि पहली पावर तो ये है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है, भारत के, या ये कह सकते हैं भारत के सभी या किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है, एक पावर तो इसकी ये हो गई। भारत में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी न्यायपालिका है? न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं। इसके बाद में राज्यों के लेवल पर हाई कोर्ट है और जिलों के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जिन्हें बोलते हैं वो है। तो अगर भारत का महान्यायवादी चाहे तो इन तीनों न्यायालयों में से कहीं भी सुनवाई का अधिकार रख सकता है। दूसरी पावर इसकी ये आती है कि इसे संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में तथा संसद की संयुक्त बैठक में तथा संसद की ऐसी समिति जिसका ये सदस्य है उसमें इसको भाग लेने का अधिकार है। संसदीय समिति, दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन निकालता है सिविल सर्विस में। संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार, संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार, संसदीय समिति जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य है उसमें भाग लेने का अधिकार और बोलने का अधिकार। भाग लेने व बोलने का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी के पास है। यहां एक बात याद रखना
कि ये भाग तो ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। अगर किसी विषय पर, किसी मामले पर अगर बराबर मत पड़ते हैं या कोई भी दिक्कत आती है, जैसे संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो हर विषय पर क्या करते हैं, मतदान करते हैं और उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये भाग ले रहा है संसद सदस्यों के आधार पर, लेकिन इसको संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। तो यहां से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया सीधे तौर पर। और लास्ट पावर इसकी ये है कि जो अधिकार या जो विशेषाधिकार संसदीय सदस्यों को दिए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, वही सारे विशेषाधिकार किसको प्राप्त होंगे, भारत के महान्यायवादी को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पावर्स और कुछ शक्तियां थीं जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल बचता है तो आप बेझिझक पूछिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।